हेलो दोस्तों, कैसा सभी आपका स्वागत है आर के जी स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में भाग को अच्छे तरह से समझ लिए थे। आज के इस क्लास में हम भाग 5 इसकी भाग 5 की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में क्या क्या अंतर है, इसका कार्य क्या है, इसको आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो चलिए समझते हैं। इससे पहले समझते हैं क्या है। पहला कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका। इसको समझ लीजिए। उसके बाद भाग 5 स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। देखिए, जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत दो चीज आती हैं, इसको समझिए। पहला है केंद्र और दूसरा है राज्य। दूसरा क्या है? राज्य। अब केंद्र में कौन कौन आते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए, केंद्र में आते हैं पहला राष्ट्रपति और दूसरे पर आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री और चौथे पर आते हैं मंत्रिपरिषद। इतना आप समझ गए। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसका भी कार्य आपको बताएंगे, इन लोगों का कार्य क्या होता है। अब राज्य के अंदर आता है राज्यपाल और उपराज्यपाल। ठीक है, सॉरी, यहाँ आप लिख लीजिए क्या है। उपराज्यपाल। उसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री। कौन आते हैं? मुख्यमंत्री। उसके बाद आते हैं स्टेट मंत्रिपरिषद। क्या आता है? स्टेट मंत्रिपरिषद। इतना आप समझ गए कि कार्यपालिका में दो भाग होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। और राज्य में आते हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्टेट मंत्रिपरिषद। ये अब क्या है? कार्यपालिका। इसके अंतर्गत ये लोग आते हैं। अब विधायिका समझ लेते हैं। विधायिका भी दो भागों में है। इसका एक ये है केंद्र, एक है राज्य। देखिए, केंद्र में दो चीज है, उसको समझिए। क्या है? संसद। केंद्र में आते हैं अंतर्गत संसद और राज्य के अंतर्गत क्या आता है? विधानमंडल। देखिए, संसद भी दो, इस संसद के अंतर्गत भी दो चीज आती हैं। उसको पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। दो भाग होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। विधानमंडल के अंतर्गत भी दो भाग होते हैं। पहला क्या है? पहला है आपका विधानसभा और दूसरा है आपका विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद। इतना आप समझ गए कि विधायिका के अंतर्गत भी दो भाग होते हैं, केंद्र और राज्य। अब केंद्र के अंदर जाएंगे तो संसद होता है। संसद के भी दो भाग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अब यहाँ पर राज्य, देखिए, राज्य में जाएंगे तो विधानमंडल में दो भाग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। इतना आप अच्छे से समझ गए। आगे समझते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन होते हैं? पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इतना आप समझ गए। तो चलिए अब इसको समझते हैं, इन लोगों का कार्य क्या होता है उसको समझिए। जो कार्यपालिका, देखिए पहले जो विधायिका है,
जो विधायिका है ये कार्य करती है नियम कानून बिल पास करने का, विधेयक पास करने का और बिल पास करने के नियम कानून बनाने का। और जो ये कार्यपालिका है इसका काम होता है नियम लागू करना। जैसे जो ये नियम बना दिया उस चीज़ को ये लागू करते हैं कौन? कार्यपालिका। जैसे में जीएसटी का नियम बना दिए, विधायिका जीएसटी का नियम बना दिया, उसको अब लागू कौन कराएगा? तो वह है कार्यपालिका। अब जीएसटी को ऐसे किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्याय मिलने कहाँ जाएगा? वो न्यायपालिका में। कहाँ जाएगा न्याय मांगने? न्यायपालिका में। तो इतना आप समझ गए कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में अंतर क्या है। एक बार इसको और समझ लीजिए। देखिए हमारे देश में जो भी नियम कानून बनता है वो कौन बनाती है? विधायिका। कौन बनाती है? विधायिका। उस नियम कानून को लागू कौन कराती है? तो वो है कार्यपालिका। कौन है? कार्यपालिका। अगर उस नियम कानून लागू करने से किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को न्याय मांगने कहाँ जाएगा? तो न्यायपालिका में। कहाँ जाएगा? न्यायपालिका में। यहाँ पर कौन आपको न्याय दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इतना आप अच्छे से समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, आगे समझते हैं। चलिए आगे समझिए। अब हम स्टार्ट करते हैं भाग 5। क्या स्टार्ट करते हैं? भाग 5। भाग 5 में केंद्रीय गवर्नमेंट की चर्चा है। किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ की चर्चा है। भाग 5 में संघ की चर्चा है या केंद्रीय गवर्नमेंट की चर्चा है, उसको समझिए। देखिए जो भाग 5 है, भाग 5 इसको समझिए। ये भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है आपको पिछले क्लास में थोड़ा सा बता दिए थे हम। ये भाग 5 में अनुच्छेद 52 से कहाँ तक है? 151 तक। कहाँ तक है? 151 तक। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं? 100। कितने अनुच्छेद हैं? 100 अनुच्छेद हैं। 100 अनुच्छेद हैं किसमें? भाग 5 में। टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 100। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इसमें संघ, भाग 5 में संघ या सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। किसकी है? संघ या सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है, केंद्रीय सरकार की चर्चा है। अब समझिए केंद्रीय सरकार में कौन कौन आते हैं उसको समझिए। बहुत स्टूडेंट यही नहीं समझ पाते हैं कि केंद्रीय सरकार में कौन कौन आते हैं, तो उसको समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है केंद्रीय में कौन कौन आते हैं। तो समझिए पहले जो है वो आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है, सभी लड़के कंफ्यूज रहते हैं। एकदम सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो वह है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना समझ गए। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पहले हैं राष्ट्रपति, उसके बाद हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उसके बाद है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, उसके बाद उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री। देखिए प्रधानमंत्री को हम लोग पीएम कहते हैं और उप प्रधानमंत्री को हम लोग वाइस पीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइस पीएम। इतना आप समझ गए। आगे समझते हैं। इसके अब आगे कौन से आते हैं? संसद। क्या आता है? संसद। संसद में 2 भाग की चर्चा है। वो है पहला लोकसभा, दूसरा है वो है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। इतना आप समझ गए। आगे चर्चा करते हैं। इसमें एक चीज़ और की चर्चा है। भाग 5 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और एजी, अटॉर्नी जनरल और सीएजी, इसको हम जब बताएंगे आपको अनुच्छेद में तो इसको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट करके अच्छे से आपको समझा देंगे। ठीक है। उसके बाद किसका चर्चा? एजी और सीएजी का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का प्रस्ताव, बजट
और काल, इतने चीज हैं किसमें, भाग 5 में इतने चीज की चर्चा है। सेंट्रल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इतने चीज की चर्चा है भाग 5 में। इतना आप समझ गए। भाग 5 में क्या क्या मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, एजी, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट, प्रस्ताव कैसे लाते हैं, बजट कैसे पास करते हैं, और शून्यकाल जिसे काल जो होते हैं वो कैसे होता है, उसको भी हम चर्चा अगले अगले क्लास में नहीं, मतलब अगले अनुच्छेद में करेंगे। इतना आप समझ गए। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक अनुच्छेद अच्छे से आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं, जो राष्ट्रपति हैं, जो हमारे भारत के प्रथम नागरिक को 19 स्टार्ट करते हैं। पहले कौन से, किन की चर्चा होगी, राष्ट्रपति की। किन की, राष्ट्रपति की। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। हमारे देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू। चलिए देखिए, राष्ट्रपति को याद करने का एक ट्रिक है, उसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है पकानी पकानी कोका दियो दशम, पकाने कोका दियो दशम। ये राष्ट्रपति का ट्रिक है, याद करने के, एक एक अनुच्छेद याद करने का ट्रिक है। अब इसको हम एक एक करके आपको बताते हैं कैसे, इसमें कैसे ट्रिक में याद करेंगे, उसको समझिए। देखिए, जो प है, प इससे आता है राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। जो का है, का क्या है, का, इसका आता है कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान। क्या आता है, कार्यपालिका का प्रधान। जो नी है, नी से क्या होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव। निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव। और जो आगे है को, तो राष्ट्रपति क्या होता है, को से क्या होता है, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। इसको हम अगले अनुच्छेद में बताएंगे, अभी हम बताएंगे। जो का है, का, इसको कहते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब देखिए, दो है, तो दो से क्या होगा, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव या दोबारा निर्वाचन, ठीक है। यो का मतलब क्या होता है, यो का मतलब है राष्ट्रपति का योग्यता, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, एक चीज की चर्चा किया गया है। उसके बाद द का मतलब क्या होता है, द का मतलब होता है राष्ट्रपति का दशा, राष्ट्रपति का दशा, राष्ट्रपति का दशा। उसके बाद स का मतलब होता है, स राष्ट्रपति का शपथ, स का मतलब होता है राष्ट्रपति का शपथ, ठीक है। न का मतलब होता है राष्ट्रपति का, म है, म का मतलब होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का मतलब इनको हटा दिया जाता है। अब समझ लीजिए ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन चीज है, उसको समझिए। जो राष्ट्रपति का पद है, यह है अनुच्छेद 52।
जो राष्ट्रपति का कार्य का प्रावधान है ये अनुच्छेद 53। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का कोटा किसमें, अनुच्छेद 55। किसमें है, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें है, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का योग्यता किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति का दशा किस अनुच्छेद में है, तो वह अनुच्छेद है 59। राष्ट्रपति का शपथ किस में है, तो वह अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है, तो वह है अनुच्छेद 61। इतना आप समझ गए। ये कैसे याद करने का ट्रिक है, पकानी कोको द्वियोदशम राष्ट्रपति के इतने अनुच्छेद याद कर सकते हैं ट्रिक से। इसको हम एक एक पॉइंट एक एक अनुच्छेद करके अभी आपको समझाएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। चलिए आगे समझते हैं। समझिए, अब एक एक अनुच्छेद को समझते हैं। देखिए अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 52 में क्या है, इसमें आपको बताया है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद क्या है, राष्ट्रपति का पद। इसको समझिए, जो राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में, इसको कहाँ से लाया गया है, तो राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में कहाँ से लाया गया है, ब्रिटेन से। जो राष्ट्रपति का पद है ये किसके समान है, ब्रिटेन के महारानी के समान है। किसके समान है, ब्रिटेन के महारानी के समान है। किसके समान है, ब्रिटेन के महारानी के समान। सिर्फ इतना ही किसमें चर्चा है, राष्ट्रपति के पद में, कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया है, तो ब्रिटेन से। इनके पद किसके समान है, तो ब्रिटेन के महारानी के समान है। इतना आप समझ गए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अनुच्छेद 53 समझते हैं। अनुच्छेद 53 में क्या है, देखिए अनुच्छेद 53 में है, अभी आपको बताया है राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान। समझिए, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति वो कार्यपालिका के, किसके, कार्यपालिका के क्या रहेंगे, ऑफिशियली का मतलब होता है औपचारिक। औपचारिक क्या रहेंगे, प्रधान रहेंगे, यानी प्रमुख रहेंगे, यानी क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे। किसके, कार्यपालिका के क्या रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, यानी प्रमुख रहेंगे। कौन रहेंगे, राष्ट्रपति। और जो वास्तविक कार्यपालिका के वास्तविक कौन रहेंगे, वास्तविक अध्यक्ष, तो वह है प्रधानमंत्री। कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री। इन दोनों में अंतर समझिए। इसमें इसको बोलते हैं रियल, जो वास्तविक अध्यक्ष रहते हैं उनको प्रधानमंत्री रहते हैं, उनको बोलते हैं रियल रहते हैं। और जो ये रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ऑफिशियली। ठीक है, इतना आप समझ गए। देखिए समझिए, कोई भी काम या नियम कानून जब भारत में बनता है तो उस किसके देखरेख में बनता है, प्रधानमंत्री के देखरेख में बनता है। जैसे समझिए, मान लीजिए जीएसटी बना, किसके देखरेख में बना, प्रधानमंत्री के देखरेख में बना। लेकिन लास्ट में जीएसटी पर औपचारिक ढंग से कौन सिग्नेचर किए, वह है राष्ट्रपति। कौन किए, राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर नहीं किए होते, इस कानून पर सिग्नेचर नहीं किए होते, तो क्या वो कानून भारत में लागू होता, नहीं होता। तो यही कहा गया है कि भारत में कोई भी कानून लागू करने से पहले किसकी साइन जरूरत है, राष्ट्रपति। कैसे करते हैं, ऑफिशियली ढंग से करते हैं, यानी औपचारिक प्रमुख होते हैं वो, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इतना आप समझ गए।
अब मान लीजिए इसका जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इन्हीं की देख रेख में सब कुछ होता है। इनको और देखिए राष्ट्रपति हैं वो सिग्नेचर और नहीं करते हैं तो नियम कानून लागू नहीं होगा भारत में। इतना आप समझ गए। इस जीएसटी हो गया था, अगर इस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं किया तो ये कानून लागू होता नहीं होता। लेकिन राष्ट्रपति को मजबूरी पड़ जाती है कानून लागू करने के लिए, क्योंकि सभी के किसके अंतर्गत हैं? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री के ये प्रधानमंत्री अगर ये सिग्नेचर नहीं करते तो ये प्रधानमंत्री अनुच्छेद 61 के तहत अनुच्छेद 61 के तहत इन पर क्या लगा देते हैं? महाभियोग। और महाभियोग लगाकर संसद से, लोकसभा राज्यसभा से पारित कर देते और इनको हटा दिया जाता। क्या कर देता? हटा दिया जाता। जिस कारण ये क्या करते हैं, इनकी मजबूरी होती है कि उस जो भी नियम कानून बन के आता है राज्यसभा से, लोकसभा से, उस पर ये क्या करते हैं? लास्ट में सिग्नेचर कर देते हैं। तो वही उसी चीज़ की चर्चा की गई है इसमें। इतना आप समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 54 में क्या है? इसमें आपको बताया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मतलब होता है चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव, इसको समझिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। जो राष्ट्रपति का चुनाव वो कौन कराते हैं? तो निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल कराती है। इसमें कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में हम सभी या आम व्यक्ति भाग ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आम व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में, किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में आम व्यक्ति भाग नहीं ले सकते हैं। इतना आप समझ गए कि हम सभी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आप पूछें कि सर भाग तो फिर कौन लेंगे? तो वह है निर्वाचन मंडल के सदस्य। अब निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं उसको समझ लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप समझिए निर्वाचन मंडल के अंतर्गत कौन कौन आते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए निर्वाचन मंडल के अंदर दो चीज होता है। पहला आते हैं संसद। देश को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? संसद को। और राज्य को चलाने के लिए विधानमंडल। कौन? विधानमंडल। इतना आप समझ गए। अब संसद में दो भाग हैं। संसद में समझिए, संसद में दो भाग हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इसमें भी दो भाग हैं। पहला है विधानसभा और दूसरा कौन है? विधान परिषद। कौन है? विधान परिषद। तो समझिए निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं? तो लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है, विधानसभा भाग लेता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में या निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लेता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, लड़के यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। ये भी विधान परिषद को भी किसमें लागू कर देते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भी लागू कर देते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा भाग लेता है, राज्यसभा भाग लेता है और विधानसभा भाग लेता है। ये विधान परिषद भाग नहीं लेता है। अब समझेंगे विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेता है, तो उसको समझिए। क्योंकि हमारे पूरे भारत में कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। इन 28 राज्यों में से टोटल 6 राज्य के पास क्या है? 6 राज्य के पास विधान परिषद है।
सिर्फ 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों के पास था, जो 7वां राज्य था वो था तेलंगाना। वहाँ की सरकार अपनी विधान परिषद हटा दी। इतना आप समझ गए। ये 6 राज्यों के पास, 28 राज्यों में 6 राज्यों के पास क्या है, विधान परिषद। वो 6 राज्य कौन कौन है, तो वो राज्य आपको हम भाग 6 में जब स्टेट की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से चर्चा करेंगे। समझिए, यहाँ पे जो 6 राज्य के जो विधान परिषद हैं, विधान परिषद ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों नहीं भाग लेते हैं, इसको समझते हैं। क्योंकि 28 राज्यों में से सिर्फ कितने राज्यों के पास विधान परिषद है, 6। बाकी कितने राज्य के पास नहीं है, तो 22। कितने हैं, 22 राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। जिस कारण संविधान में कहा गया है कि जिस कारण अगर इस विधान परिषद को राष्ट्रपति के चुनाव में हम लागू करते हैं कि ये भी चुनाव करेंगे, ये भी वोट देंगे, तो ये 22 राज्य क्या कर देंगे, भेदभाव या अस्ताप पे क्या लगा देंगे, केस कर देंगे, उल्लंघन करने लेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। अब कैसे भेदभाव हो रहा है उसको समझिए। मान लीजिए 22 राज्य हैं, इनके पास विधान परिषद नहीं है। क्या है, विधान परिषद नहीं है। अब 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। अब 6 राज्य के विधान परिषद निर्वाचन करेंगे राष्ट्रपति का, और 22 राज्य निर्वाचन नहीं करेगा राष्ट्रपति का, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, ये 22 राज्यों को बुरा लगेगा। इसलिए संविधान में कहा गया है कि जिस दिन 28 राज्यों में विधान परिषद हो जाएगा, उसी दिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन आ जाएंगे, विधान परिषद को भी शामिल कर लिया जाएगा। उससे पहले अगर कौन कौन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इसको भाग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद वोट नहीं दे सकता है। इतना आप समझ गए अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 54 है बहुत लंबा टॉपिक है। इतना आप समझ गए, बहुत लंबा टॉपिक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, जो ये आपका संसद था, क्या था, संसद, इसमें क्या क्या था, लोकसभा और राज्यसभा। और ये आपका क्या था, ये था आपका विधानमंडल। क्या था, विधानमंडल। इसमें भी क्या था, विधानसभा और विधान परिषद। क्या था, विधान परिषद। तो यहाँ पर समझिए, राष्ट्रपति लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन, कैसा, 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। मनोनीत का मतलब होता है अपने मन से चुनते हैं, मनोनीत करते हैं, अपने मन से चुनते हैं। वो निर्वाचन का कोई सदस्य नहीं होता है, लोकसभा में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा रहता है। फिर भी राष्ट्रपति लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन को, कितने, 2 एंग्लो इंडियन को अपने मन से मनोचित करते हैं, यानी उसको चुन के किस में रखते हैं, लोकसभा में। और राज्यसभा से राष्ट्रपति 12 मनोनीत सदस्य को चुनते हैं। 12 मनोनीत सदस्य को चुनते हैं। कौन, राष्ट्रपति। इतना आप समझ गए। इसमें भी विधानसभा में भी राज्यपाल 2 मनोनीत चुनते हैं। इसको हम जब विधानसभा भाग 6 जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी किसकी चर्चा हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। भाग 5 में किसकी चर्चा हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पर ध्यान देते हैं। समझिए, जो ये 2 एंग्लो इंडियन है, समझिए पहले एंग्लो इंडियन कहते किसे हैं, समझिए। जब हमारा देश 1947 से पहले जब हमारे देश पर अंग्रेजों ने, यूरोपियों ने
शासन कर रहे थे उस समय के अधिकारी हमारी भारतीय महिला से, उस समय के अधिकारी भारतीय महिला से क्या किए थे? शादी। कौन किए थे? अंग्रेज के अधिकारी सब किससे किए थे शादी? भारतीय महिला से। शादी करके बच्चे भी पैदा किए। क्या किए? बच्चे भी हुआ उन लोगों का। बच्चे होने के बाद जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज थे वो अपने देश चले गए, यानी यूरोप चले गए। कोई इंग्लैंड से था, कोई फ्रांस से था, कोई डेनमार्क से था, तो वो अपने अपने देश चले गए। किस अंग्रेज लोग, इतना समझ गए। वो अपने देश गए तो अपने पत्नी को, भारतीय में जिस महिला से शादी किए थे, यानी अपने पत्नी को और अपने बच्चे को, ये दोनों को भारत में ही छोड़ दिए। किसमें? भारत में ही छोड़ दिए। जिनको क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। जिनको क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। इनके बच्चों को क्या कहा जाता है? एंग्लो इंडियन। तो मान लीजिए लोकसभा में इन लोगों को भी कुछ सुनने के लिए, जैसे मान लीजिए इन लोग की कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो इन लोगों की बात कोई सुनने के लिए कोई नेता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इसलिए कहा गया है संविधान में कि राष्ट्रपति अपने मन से 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा से चुन सकते हैं। इतना समझ गए। और राज्यसभा से कितने को चुन सकते हैं? 12 सदस्य को चुन सकते हैं। इतना आप समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, आगे समझते हैं इसके। चलिए समझिए। देखिए जो ये 12 मनोनीत सदस्य हैं, 12 मनोनीत सदस्य, और जो ये 2 एंग्लो इंडियन हैं, क्या राष्ट्रपति का अगर दोबारा इलेक्शन होगा, जैसे समझिए मान लीजिए इनको 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत सदस्य को द्रौपदी मुर्मू जी इनको चुन लिए, ठीक है, चुन लिए हैं। अगर ये फिर अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद, इनके कार्यकाल अगर पूरा हो जाता है, कार्यकाल पूरा हो जाता है और यह दोबारा इलेक्शन, राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव लड़ती हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती हैं, तो क्या ये व्यक्ति उस महिला को वोट दे सकते हैं? उस राष्ट्रपति को वोट दे सकते हैं? तो जाहिर सी बात है नहीं दे सकते हैं। अगर देंगे तो भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि अगर देंगे तो मान लीजिए इन्हीं ने क्या किया था, इन लोगों को मनोनीत किया था, इन लोगों को चुन कर अपने राज्यसभा में और लोकसभा में रखा था, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग किसको वोट देंगे? द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। इसलिए यहाँ पर हो जाता है कि ये पक्षताप हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? भेदभाव हो रहा है। तो इस कारण संविधान में कहा गया कि अगर दोबारा इलेक्शन होगा तो इन 2 भारत मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन, ये जो 2 सदस्य, जो कितने हैं? 12 2 14 सदस्य हैं, जो वो अगले निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति को वोट नहीं देंगे। तो इतना आप समझ गए कि 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इतना आप समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनडायरेक्ट होता है। जैसे समझिए कैसे इनडायरेक्ट होता है उसको समझिए। जैसे हम लोग हो गए, हम लोग जो लोकसभा से उठते हैं, राज्यसभा से उठते हैं, उनको क्या कहा जाता है? MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कहाँ से उठते हैं? लोकसभा से या राज्यसभा से उठते हैं। और जो विधानसभा विधान परिषद से उठते हैं उनको कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। क्या कहते हैं? MLA। इतना आप समझ गए। तो जो हम MLA और MP को, लोकसभा या राज्यसभा के MP को और विधानसभा के MLA को चुन के भेजते हैं, तो वो व्यक्ति किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। किसको चुनते हैं? वो
राष्ट्रपति को। इतना आप समझ गए। तो हम लोग क्या किए, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से किसको चुना है, राष्ट्रपति को। किसको चुना है, राष्ट्रपति को। तो इतना समझ गए कि हम लोग डायरेक्ट नहीं चुने, किस तरह चुने हैं, इनडायरेक्ट चुने हैं, किसको, राष्ट्रपति को। और जो हम लोग मान लीजिए जो नेता को हम चुन के भेजे थे विधान परिषद के नेता को, उनको क्या कहता है, एमएलए। और जो लोकसभा राज्यसभा के नेता उनको क्या कहता है, एमपी। एमपी के जो लगते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या कहते हैं, एमपी। तो इनको हम चुन के भेजते हैं, तो ये लोग कहाँ जाकर चुनते हैं, किसको, भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमें लोग तो इन लोग को चुन के भेजे थे, तो हम लोग क्या किए थे, राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुने हैं। इसको आप समझ गए इतना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए समझिए, एक चीज और समझ लीजिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसको यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है एकदम टॉपिक, और टफ भी हो जाता है। देखिए समझिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, चुनाव वह एकल संक्रमणीय अनुपातित पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से, अनुपातित पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। ठीक है, इसको पॉइंट को आप समझिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव वह एकल संक्रमणीय अनुपातित पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है। इसको आपको हम बता दिए। इसका मतलब कि हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं उनको। किससे देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं, डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। हम लोग अपने एमएलए एमपी को चुनते हैं और वो लोग जाकर किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमें लोग तो अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में जब हम आएंगे तो इसको समझाएंगे, एकल संक्रमणीय क्या होता है, अनुपातित पद्धति क्या होता है, और ये आपको बता देंगे एक एमएलए बराबर कितना वोट होता है, एक एमपी का वोट किसकी कितना वैल्यू होता है, एक एमपी का वोट का, और एक एमएलए के वोट का कितना वैल्यू होता है। इसको हम कल के क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।